वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है उसके बारे में। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है और कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अपन कोरोनरी आर्टरी को समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी है क्या। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद में उसकी डिजीज़ को समझेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है, एक मिनट देखो। कोरोनरी आर्टरी जो एओर्टा है ना, इसकी ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, एओर्टा की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो होती है। मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरी में कौन सी आर्टरी आ जाती है, कोरोनरी आर्टरी आ जाती है। इसकी लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच, दो ब्रांच होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये पढ़ा अपन ने कोरोनरी आर्टरी। अब इसकी डिजीज होने से क्या हो जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कोरोनरी आर्टरी क्या है, मेन ब्लड वेसल सप्लाई ऑक्सीजन रीच्ड ब्लड टू दी हार्ट मसल। जो हार्ट की मसल होती है उनको ऑक्सीजन रीच्ड ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी कौन सी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए इसकी दो ब्रांच हो जाती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कुछ डिसफंक्शन हो गया। क्या डिसफंक्शन हो गया, नैरोविंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी यूजुअली बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट है उसकी मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है वो नैरो हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। मतलब कोरोनरी आर्टरी की जो ल्यूमिन है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का डिपोजिशन हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इन सब का जमाव हो जाता है। इसके लिए रिस्क फैक्टर किन किन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के ज़्यादा चांस है। तो रिस्क फैक्टर या फिर कोजेज, इनको अपन दो चीज़ में बांट सकते हैं, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे टोबैको यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्ट्रेस। जैसे अब टोबैको यूज करते हैं, तंबाकू क्या करता है, अपनी जो आर्टरी है उसको क्या कर देता है, नैरो कर देता है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो अपन क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है उनका लेवल क्या होगा, डाइट के थ्रू कम लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी मॉडिफाइबल है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर अपन एक्सरसाइज कम करते हैं तो अपन एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, तो एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो ब्लड की कम पंपिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को अपन रेगुलर एक्सरसाइज और बॉडी वर्क करके कम कर सकते हैं। स्ट्रेस है तो अपन स्ट्रेस को भी मैनेज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन जो है वो मेन कॉज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। अब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो कौन कौन से हो जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसको अपन भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओल्डर एज, जो ओल्डर एज के पीपल है उनको, डायबिटिक पेशेंट, जो ओल्डर एज है उनकी एज को तो अपन कम करने से रहे, और ओल्डर एज में अपन को पता है जो आर्टरी है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। उसके बाद में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी अपन को पता है लाइफ टाइम चलने वाली डिजीज़ होती है, क्योर नहीं हो सकती। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अगर रेगुलरली बढ़ा हुआ है तो अपन कम नहीं कर सकते। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल यानी कि जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते अपन। अब उनकी फैमिली हिस्ट्री को कैसे मॉडिफाई करेंगे, नहीं कर सकते। ओल्डर एज है उसकी एज को कम थोड़ी ही कर सकते हैं। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर भी हमेशा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर ही होते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस उसके बारे में समझते हैं। ड्यू टू कोजेज, जो भी इटियोलॉजिकल कोजेज है चाहे वो मॉडिफाइबल हो या नॉन मॉडिफाइबल हो, उनकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो ड्यू टू कोजेज, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ऑन द एंडोथेलियल लेयर एंड ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल हो जाती है उसकी एंडोथेलियल लेयर में क्या हो जाता है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्या होता है, बढ़ता रहता है, यानी कि लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन का प्रोलिफिकेशन होता रहता है।
फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लेग, और उसके बाद में यहाँ पर फाइब्रस प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और जो कोरोनरी आर्टरी वो या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगी, या तो पार्शियल ब्लॉकेज होगी या कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लेग फॉर्मेशन और फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता कैसे, पैथोफिजियोलॉजी होती कैसे। अब अपन देखते हैं सिम्टम। अब एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? जो हार्ट की मसल्स होती है उनको ब्लड सप्लाई करती है। तो उसमें ब्लॉकेज हो गया, तुम्हें पता है ब्लड सप्लाई कम होगी, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगी तो कंप्लीट बॉडी पर उसके साइन और सिम्टम दिखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके साइन और सिम्टम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर पर। तो इसमें क्या होगा? एंजाइना पेक्टोरिस होगा। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब जब हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचती है तो हार्ट की मसल्स या हार्ट में पेन होता है, वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसको अपन कंप्लीट आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस्कीमिया हो जाएगा, क्योंकि इस्कीमिया क्या है? ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप, अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है यानी कि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई है तो इस्कीमिया भी डेवलप होगा। लो कार्डियक आउटपुट, अब हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ही क्या होगा? कम होगा। ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन, जब ब्रेडिकार्डिया होता है तब हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि हाइपरटेंशन इसकी क्या है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हाइपरटेंशन होता है। और वैसे भी अपन ने पढ़ा था हाइपरटेंशन क्या है? इसके लिए रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या कर देता है? इसको जो आर्टरी होती है ना, इसकी इलास्टिसिटी को ख़त्म करके, रिजिड करके, इसको मतलब जो बीच का एरिया है ना उसको कम कर देता है, यानी कि ब्लॉकेज डेवलप कर देता है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ये भी क्या होता है? जब हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो हार्ट की मसल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। इसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी को पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायाफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है। ईसीजी चेंज है, जब हार्ट की वजह से तो ईसीजी मॉनिटर करते हैं अपन, वो भी चेंज आएगी। डिसएरिथमिया मतलब रिदम सही से नहीं आएगी। ये देखो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट की मेन आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। तो ये तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर दिखाई दिए। अब अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या साइन और सिम्टम दिखाई देंगे। डिस्पिनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, ऐसे अपन हाँफ के सांस लेंगे। डिस्पिनिया में भी टेकीपीनिया और ब्रेडीपीनिया दोनों हो जाता है। टेकीपीनिया मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे, ब्रेडीपीनिया मतलब बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे, तो इसमें टेकीपीनिया होता है। वो भी क्या? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो अपन सांस ले रहे ब्रीथ ले रहे वो क्या होगी? शॉर्ट होगी जैसे से, और टेकीपीनिया हो जाता है। पल्यूमनरी इडीमा, तो जो अपने लंग्स है वहाँ पर इडीमा हो जाएगा। चेस्ट हेवीनेस और फैटिग, इडीमा डेवलप होगा तो यहाँ पे इडीमा मतलब कुछ स्वेलिंग आई है, कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है जिसकी वजह से चेस्ट क्या होगी? हेवीनेस फील होगी और अपन को फैटिग फील होगा। कोई भी डिजीज कंडीशन होती है तो अपन फैटिग तो रहते ही है, इतने एनर्जेटिक नहीं रहते। तो ये सारे सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये सारे सिम्टम दिखते हैं अपन को। अब अपन देखते हैं जेनाइटो यूराइनरी सिस्टम पर क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। डिक्रीज यूरिन आउटपुट तो कम ही होगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है हार्ट को, तो यूरिन आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। में इंडिकेट कार्डियोजेनिक शॉक, तो अगर यूरिन आउटपुट कम है, जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। जीआई सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? नोजिया और वोमिटिंग, मतलब अब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होगा? अपन घबराहट सी महसूस होगी, उसको ही क्या बोलते हैं? नोजिया और वोमिटिंग। स्किन जो है वो क्या हो जाएगी? कूल, कामी। डायाफोरेसिस अभी अपन ने पढ़ा था, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया, टेकीपीनिया उसकी वजह से डायाफोरेसिस होगा। स्किन कूल, कामी और पेल हो जाएगी। जो स्किन है वो ये स्किन के ऊपर। अब डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज़ है। अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन क्या डायग्नोस करेंगे जिससे अपन को पता चलेगा कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई। तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर देखो ये कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन होता है
तो ये जो हार्ट की मसल है इनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो अगर हार्ट की मसल को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो जो मसल से इनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिनको मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, इस्कीमिया, ये सारी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो डायग्नोसिस में अपन देखते हैं क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट को देख करके अपन पता लगा लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड, हिस्ट्री कलेक्शन। हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि ये फैमिली मतलब जेनेटिक तो नहीं है, क्योंकि फैमिली अपन ने नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में पढ़ा था ना, फैमिली कंपोजिशन वगैरह भी हो सकते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट को मॉनिटर करेंगे, मतलब स्ट्रेस जो होता है वो इसके लिए रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो अपन लगातार स्ट्रेस का मॉनिटर करेंगे, किसके थ्रू, ईसीजी के थ्रू। ईसीजी का मॉनिटर करेंगे। जो ईसीजी जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज को बताएगी, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होगी तो अपन को ईसीजी बता देगी। इकोकार्डियोग्राम करेंगे, न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग करेंगे। तो ये सारे क्या है, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाते हैं। एंजियोग्राफी करेंगे, तो एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी, न्यूक्लियर कार्डियक इमेज, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और स्ट्रेस टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक इवेलुएशन होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन आप देखो, चेस्ट पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हार्ट की मसल है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई कर रही थी कोरोनरी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट अटैक में भी क्या होता है, ऑक्सीजन की जो हार्ट की मसल से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती, हार्ट फेल हो जाएगा और डिसएरिथमिया हो जाएगा। डिसएरिथमिया मतलब रिदम प्रॉपर नहीं होगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में आप वो सारी चीज़ें लिखो, जब हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो कम होता है तब कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, डिसएरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकीपीनिया। तो ये सारी चीज़ें आप कॉम्प्लिकेशन में लिख सकते हैं। प्रिवेंशन, इसके लिए सबसे पहले प्रिवेंशन में अपन क्या करेंगे, स्मोकिंग को छोड़ेंगे, क्योंकि स्मोकिंग हमें पता है क्या है, रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग जो होता है वो क्या करता है, जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी उसको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है। तो स्मोकिंग को क्वाइट करेंगे। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, जो हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है ना उनको कंट्रोल करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। स्टे फिजिकल फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो अपन में क्या होगी, ओबेसिटी नहीं होगी। ओबेसिटी नहीं होगी तो अपने आप ये डिजीज के रिस्क क्या होंगे, कम होंगे। ईट लो फैट और लो साल्ट, लो फैट और लो साल्ट लेना है। लो फैट लेंगे तो इससे क्या होगा, मतलब फैट अपन को पता है ओबेसिटी इसके लिए रिस्क फैक्टर था, तो फैट अपन को लो लेना है ताकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कम हो। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कम होगा तो प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम होंगे। लो साल्ट भी अपन को कम लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपरटेंशन है। मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस इसके लिए रिस्क फैक्टर था। स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, रेगुलर ईसीजी मॉनिटरिंग के थ्रू। तो ये अपने कंप्लीट होता है इसी के साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, इसका प्रिवेंशन अपन कैसे कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा बहुत रिपीट कर देती हूँ। आप देखो, कोरोनरी आर्टरी मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से करते हैं। जो एओइट है उसकी ब्रांच होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट और कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो अपना हार्ट होता है ना उसको ब्लड सप्लाई करने वाली मेजर ब्लड वेसल्स होती है। अगर इसमें कहीं पे ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, और इसमें ब्लॉकेज का मेन कारण क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब किसी भी टाइप का फैट और लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती हार्ट को। अगर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो हार्ट की जो मसल्स है उनको ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से वो मसल्स क्या होगी, सही से फंक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यही चीज़ अपने थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट वीडियो में अपन एंजाइना पेक्टोरिस को और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।